नमस्कार। ये जानना काफी दिलचस्प है कि कैसे कोयले या गैस जैसे साधारण ईंधन को उस बिजली में बदल दिया जाता है जो हमारे घरों को रोशन करती है। आज हम थर्मल पावर स्टेशनों की इंजीनियरिंग को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि ऊर्जा का सफर ईंधन से शुरू होकर ग्रिड तक कैसे पहुंचता है और ये जानेंगे कि गर्मी से बिजली बनने की पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर स्टेशन होता क्या है। फिर हम रैंकिन साइकिल को समझेंगे जो इसका सैद्धांतिक आधार है। इसके बाद हम देखेंगे कि ईंधन से हाई एनर्जी स्टीम कैसे बनती है और फिर उस स्टीम से मैकेनिकल पावर कैसे मिलती है। 5वें खंड में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन को देखेंगे और आखिर में प्लांट के कंट्रोल और एफिशिएंसी पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए एकदम मूल बात से शुरू करते हैं। एक पावर स्टेशन का बुनियादी मकसद, उसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या? देखिए, एक थर्मल पावर स्टेशन, जैसा कि नाम में ही थर्मल शब्द है, इसका मतलब है कि ये गर्मी यानी हीट एनर्जी पर काम करता है। इसका सबसे मुख्य काम है ईंधन जैसे कोयला या गैस में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसे सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। और इस पूरी कन्वर्जन प्रोसेस का जो सबसे जरूरी वर्किंग फ्लूइड है वो है पानी। तो ये पूरा का पूरा प्लांट असल में एक एनर्जी कन्वर्जन चेन है, एक तरह की ऊर्जा को दूसरी में बदलने की एक श्रृंखला। सब कुछ शुरू होता है ईंधन की केमिकल एनर्जी से। जब ईंधन जलता है तो ये केमिकल एनर्जी बदलती है थर्मल एनर्जी में, यानी गर्मी में। इस गर्मी से पानी भाप बनता है। फिर ये हाई एनर्जी भाप टरबाइन को घुमाती है जिससे बनती है मैकेनिकल एनर्जी। और आखिर में एक जनरेटर इस घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी को बदल देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यही पूरे पावर प्लांट का आधार हैं। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं, रैंकिन साइकिल। इसे आप पूरे पावर प्लांट का थर्मोडायनेमिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। ये वो सैद्धांतिक ढांचा है, वो नियम पुस्तिका है जिसके आधार पर पूरा स्टीम पावर प्लांट काम करता है। तो रैंकिन साइकिल असल में एक आइडियल थर्मोडायनेमिक मॉडल है। यह हमें सैद्धांतिक तौर पर यह समझाता है कि कैसे हीट को यानी ऊष्मा को उपयोगी काम में बदला जा सकता है। इसमें वर्किंग फ्लूइड, जो कि आमतौर पर पानी होता है, एक पूरे साइकिल से गुजरता है। यही वो मूलभूत सिद्धांत है जिस पर यह पूरी टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। इस साइकिल में 4 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, 4 मेन प्रोसेस। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है पंपिंग या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जहां पंप पानी को प्रेशराइज करता है। दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये बॉयलर के अंदर होता है जहां उस प्रेशराइज्ड पानी को गर्म करके हाई प्रेशर भाप में बदला जाता है। तीसरा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये होता है टरबाइन में। यहां वो हाई एनर्जी भाप फैलती है और टरबाइन को घुमाकर काम करती है। और चौथा और आखिरी प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कंडेंसर में भाप को ठंडा करके वापस पानी में बदला जाता है ताकि उसे फिर से पंप किया जा सके। और बस ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। अब आते हैं तीसरे खंड पर, ईंधन से हाई एनर्जी स्टीम तक का सफर। अभी हमने रैंकिन साइकिल में हीट एडिशन की बात की थी, है ना? तो अब हम उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखेंगे, यानी बॉयलर सिस्टम को। देखिए, बॉयलर बस एक बड़ा सा डिब्बा नहीं है जहां पानी उबाला जाता है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इसमें बॉयलर ड्रम होता है जो भाप और पानी को अलग करता है। फर्नेस की दीवारों पर लगी वाटर वॉल्स सीधी गर्मी को सोखती हैं। फिर आता है सुपर हीटर, जो भाप के टेम्परेचर को और बढ़ाता है ताकि उसमें ज्यादा एनर्जी आ जाए। कुछ प्लांट्स में रीहीटर भी होता है जो टरबाइन से निकली भाप को दोबारा गर्म करता है। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर जैसे उपकरण भी होते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं। और हाँ, ये जो आखिरी 2 कंपोनेंट्स थे ये बहुत जरूरी हैं। किसी भी पावर प्लांट की एफिशिएंसी के लिए हीट रिकवरी यानी ऊष्मा की पुनर्प्राप्ति कक्की महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो गर्म गैसें चिमनी से बाहर जा रही हैं, अगर उनकी गर्मी को यूं ही जाने दिया तो वो सीधे सीधे एनर्जी का नुकसान है। इसलिए उस गर्मी को वापस सिस्टम में लाना एफिशिएंसी बढ़ाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। इसे समझने के लिए इस टेबल को देखिए। यहाँ 2 मुख्य हीट रिकवरी सिस्टम है। पहला है इकोनोमाइजर। ये क्या करता है? ये चिमनी से निकल रही गर्म गैसों, जिन्हें हम फ्लू गैस कहते हैं, उनकी गर्मी का इस्तेमाल करके बॉयलर में जाने वाले पानी को पहले ही थोड़ा गर्म कर देता है। नतीजा, अब उस पानी को भाप बनाने के लिए कम ईंधन जलाना पड़ेगा। और दूसरा है एयर प्रीहीटर।
ये भी उन्हीं फ्लू गैसों की गर्मी से फर्नेस में जलने के लिए जाने वाली हवा को पहले से गर्म कर देता है। इससे कंबशन यानी दहन बेहतर होता है। तो दोनों ही सिस्टम वेस्ट हीट को रिसाइकल करके प्लांट की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अब आता है हमारा चौथा खंड, स्टीम से मैकेनिकल पावर। तो अब तक हमारे पास हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वाली भाप तैयार है। अगला कदम है इस भाप की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में यानी रोटेशन में बदलना, और ये काम होता है स्टीम टरबाइन के अंदर। तो स्टीम टरबाइन क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो स्टीम की थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। इसका सीधा सा काम है भाप की गर्मी और दबाव की ताकत को लेकर उसे घूमते हुए शाफ्ट की ताकत में बदलना। और ये होता कैसे है? भाप को बहुत सारी फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड्स की सीरीज से गुजारा जाता है, जिससे भाप एक्सपैंड होती है और अपनी एनर्जी ब्लेड्स को ट्रांसफर कर देती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये होता कैसे है। एक टरबाइन के अंदर कई स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज में दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक स्टेशनरी नोजल और एक मूविंग ब्लेड। नोजल का काम है भाप के प्रेशर को किनेटिक एनर्जी में बदलना, यानी एक बहुत तेज स्पीड वाली स्टीम जेट बनाना। फिर ये तेज रफ्तार जेट जाकर मूविंग ब्लेड से टकराता है और अपनी सारी एनर्जी उसे दे देता है, जिससे ब्लेड और उससे जुड़ा हुआ शाफ्ट घूमने लगता है। अब टरबाइन डिजाइन के दो बुनियादी सिद्धांत होते हैं, इंपल्स और रिएक्शन। इंपल्स टरबाइन में भाप का सारा प्रेशर ड्रॉप सिर्फ स्टेशनरी नोजल में होता है। नोजल एक हाई स्पीड जेट बनाता है जो ब्लेड को जाकर धक्का देता है। दूसरी तरफ रिएक्शन टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप नोजल और मूविंग ब्लेड दोनों में होता है। इसमें ब्लेड का आकार ऐसा होता है कि जब भाप उससे निकलती है तो एक रिएक्शन फोर्स पैदा होता है, ठीक वैसे ही जैसे गुब्बारे से हवा निकलने पर वो आगे बढ़ता है। असल में ज्यादातर बड़ी टरबाइन्स इन दोनों सिद्धांतों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करती हैं। और अब हम पहुंच गए हैं पांचवें और अंतिम एनर्जी कन्वर्जन स्टेप पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना। अब तक हमारे पास टरबाइन से मैकेनिकल रोटेशन आ चुका है। अब इस घूमने की ताकत को बिजली में बदलने का काम करेगा सिंक्रोनस जनरेटर। ये वो मशीन है जो दुनिया की लगभग सारी बिजली पैदा करती है। एक सिंक्रोनस जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो टरबाइन से मिली मैकेनिकल पावर को 3 फेज इलेक्ट्रिकल पावर में बदलती है। और इसका नाम सिंक्रोनस इसलिए है क्योंकि ये एक बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर बिजली पैदा करता है। ये फ्रीक्वेंसी हमारे पूरे ग्रिड की स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। चलिए एक असली जनरेटर की नेम प्लेट देखते हैं। ये एक 500 मेगावाट के टर्बो जनरेटर की नेम प्लेट है। यहाँ जो नंबर्स लिखे हैं वो बहुत जरूरी हैं। 500 MW का मतलब है इसकी पावर रेटिंग, यानी ये कितनी बिजली बना सकता है। 21 kV यानी 21,000 वोल्ट इसका आउटपुट वोल्टेज है। 3000 RPM यानी रिवोल्यूशंस पर मिनट, ये इसकी घूमने की स्पीड है। और 50 हेर्ट्ज ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर इसे ग्रिड के साथ सिंक होकर चलना है। ये नंबर्स इस मशीन की पूरी कहानी बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक ऑपरेटर जनरेटर को किसी भी पावर लेवल पर चला सकता है। हर जनरेटर की अपनी ऑपरेटिंग लिमिट्स होती हैं, अपनी सीमाएं होती हैं। और ये जो डायग्राम है जिसे जनरेटर कैपेबिलिटी कर्व कहते हैं, ये उन्हीं सीमाओं को दिखाता है। इसके अंदर का जो एरिया है वो सेफ ऑपरेटिंग जोन है। अगर कोई इससे बाहर ऑपरेट करने की कोशिश करेगा तो या तो जनरेटर का स्टेटर या रोटर ओवरहीट हो जाएगा या फिर वो ग्रिड के साथ अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। इसलिए ऑपरेटर्स को हमेशा इन सीमाओं के अंदर ही काम करना होता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी खंड पर, प्लांट कंट्रोल और एफिशिएंसी। हमने अलग अलग सिस्टम्स तो देख लिए, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब सवाल यह है कि इन सबको एक साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह कंट्रोल कैसे किया जाता है और इनकी परफॉर्मेंस को मापा कैसे जाता है। एक पावर प्लांट को स्टेबल तरीके से चलाने के लिए 3 मुख्य कंट्रोल सिस्टम्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह। पहला है बॉयलर कंट्रोल सिस्टम, जो फ्यूल, हवा और पानी के फ्लो को मैनेज करके सही प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम बनाता है। दूसरा है टरबाइन गवर्नर सिस्टम, जो टरबाइन में जाने वाली स्टीम को कंट्रोल करके उसकी स्पीड और पावर आउटपुट को नियंत्रित करता है। और तीसरा है जनरेटर एक्साइटेशन कंट्रोल, जो जनरेटर के मैग्नेटिक फील्ड को मैनेज करके आउटपुट वोल्टेज को स्थिर रखता है। इन तीनों में से कोई एक भी गड़बड़ करे तो पूरा प्लांट अस्थिर हो सकता है। और दिन के आखिर में पूरे प्लांट की परफॉर्मेंस को मापने का जो सबसे बड़ा पैमाना है वो है ओवरऑल प्लांट एफिशिएंसी। इसका सीधा सा मतलब है ईंधन में जितनी केमिकल एनर्जी हमने डाली उसके बदले में कितनी नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें ग्रिड पर भेजने को मिली।
ये एक तरह से प्लांट का फाइनल रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि हमारी एनर्जी कन्वर्जन की पूरी प्रक्रिया कितनी कामयाब रही। तो हमने देखा कि एक थर्मल पावर स्टेशन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि थर्मल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का एक बेहद जटिल और नाजुक संतुलन है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे हमारी ग्रिड की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और नए तरह के ऊर्जा स्रोत जुड़ रहे हैं, इन विशाल प्लांट्स के अंदर का ये जटिल संतुलन भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पावर इंजीनियरिंग की दिशा तय करेगा।